Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें अपन यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में मध्यकालीन भारत से रिलेटेड इतिहास के बारे में भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। 100 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बिना देरी किए हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की यहाँ पर बात करें, मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राखलदास बनर्जी का नाम याद रखें। और मोहनजोदड़ो को जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। और सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो यहाँ पर चित्रात्मक थी ये। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी थी? कांसा। इसके बाद में और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी थी? तो कांसा याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पशु यूनिकॉर्न था। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पशु कौन था? यूनिकॉर्न याद रखें यहाँ पर। और यहाँ पर अपन ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है इसमें ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, और सामवेद गायन से संबंधित है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। और यहीं पर अपन बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। महाभारत की रचयिता की बात करें तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास जी का नाम याद रखें यहाँ पर। इसी प्रकार रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। प्राचीन भारत के हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक याद रखें यहाँ पर, त्रिपिटक। इसके बाद में है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे साथियों। महावीर का जन्म कोंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का पवित्र चिन्ह हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक का अभिलेखीय नाम क्या था? अशोक का अभिलेखीय नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी था। इसी प्रकार आपको यहाँ पर यह भी देखना है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि याद रखें यहाँ पर। और गुप्त काल को किस युग के नाम से भी जाना जाता है? तो गुप्त काल को यहाँ पर स्वर्ण युग भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का कहा जाता है क्या? नेपोलियन। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। फिर आर्य भारत में उत्तर पश्चिम से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। आर्य समाज किससे परिचित थे? आर्य समाज कृषि से परिचित थे। सभा और समिति वैदिक संस्थाएं थी। सभा और समिति वैदिक संस्थाएं हैं ये। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में विकसित हुई थी। वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई? वैदिक काल से। इसी प्रकार आपको ह्वेनसांग के बारे में याद रखना है। ह्वेनसांग भारत आने वाला चीनी यात्री था। के बाद में प्राचीन भारत के हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 41 से 60। पहन गुप्त काल में भारत आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करी थी। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र था। और आर्यभट्ट ने किसकी खोज की? शून्य की खोज करी थी इसने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। मेघदूत कालिदास की रचना है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर अजंता की गुफाएं किससे जुड़ी हुई है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध कला से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित है। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए। मौर्य काल में राजकीय धर्म धम्म था। राजकीय धर्म क्या था? धम्म। और सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। पाणिनि कौन थे? संस्कृत व्याकरण के जनक। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और शुंग वंश का संस्थापक की बात करें तो
पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और कनिष्क की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है पुरुषपुर। 61 से लगाकर 70 तक के क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन भारत के। यहाँ पर देखते हैं कुषाण काल में किस कला का विकास हुआ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ, यानी गांधार कला विकसित हुई। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक। सिमुक याद रखें। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अमरावती कला सातवाहन काल से संबंधित है और गुप्त काल में शिल्प और विज्ञान उत्पन्न हुआ। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक है, यह भी आपको यहाँ पर देखना है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद में यहाँ पर देखो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में आगे यहाँ पर देखते हैं मध्यकालीन भारत के, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। यहाँ पर 71 से लेकर 80 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे साथियों। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश ने सिक्का प्रणाली चलाई थी। इल्तुतमिश ने सिक्का प्रणाली चलाई थी। बलबन ने लोहे और खून की नीति अपनाई। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन ने दाग और चेहरा प्रथा लागू की। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। इसके बाद में मध्यकालीन भारत के 81 से लेकर 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सईद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। आलम शाह याद रखिएगा। और लोधी वंश का संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी अंतिम लोधी शासक था। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अकबर का गुरु अबुल फजल था। अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी और अकबर ने राजपूत नीति अपनाई। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। औरंगजेब का शासन सबसे लंबा रहा, यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। औरंगजेब का शासन सबसे लंबा था। इसके बाद में देखो यहाँ पर औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया? जजिया कर। मराठा साम्राज्य की संस्थापक की बात करें तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। मध्यकालीन भारत के 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था साथियों, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। और परिणाम की बात करें तो बाबर की जीत हुई थी पहले युद्ध में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था, 1556 में। और किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ। जीत किसकी हुई थी? अकबर की इसमें विजय हुई थी साथियों। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, 1761 में। और किस किस के बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। यहाँ पर अगर इनके परिणाम की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध में विजय किसकी हुई? तो अब्दाली की यहाँ पर जीत होती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बात करते हैं खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में यह हुआ था, भरतपुर के आसपास, याद रखिएगा यहाँ पर। और बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसी प्रकार यहाँ पर देखें हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ, जो वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। और शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। पेशवा पद की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की। बाजीराव प्रथम प्रसिद्ध पेशवा था और मराठों की राजधानी पुणे थी। इसके बाद में आपको यहाँ पर याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। कृष्णदेवराय विजयनगर का महान शासक था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात स्थापित किया। दीवान ए खैरात। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को लकबख्श से कहा जाता था। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको यहाँ पर बताया साथियों। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
कुल हमने यहाँ पर 120 क्वेश्चन कवर किए हैं साथियों। मिलेंगे एक और सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।